हमारे साथ हैं G20 के शेरपा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ भी रहे हैं, भारत सरकार के कई विभागों में सचिव रहे हैं और एक तरीके से कहें तो ये व्यवहारिक अर्थशास्त्री हैं। कैसे अर्थशास्त्र को लोगों के लिए काम में लाया जाए, लोगों में कैसे लागू किया जाए, इसके विशेषज्ञ हैं। सर, ये जो बजट है, ये बजट G20 का बजट है या G20 के अलावा भी आप कुछ देखते हैं? G20 के हिसाब से ये बजट कैसा लग रहा है? मेरे विचार से ये नए भारत का बजट है और एक बहुत ही क्रांतिकारी बजट है, क्योंकि ये बजट कई चीज़ें करता है। एक तो भारत को डिजिटाइजेशन हर सेक्टर में ले जाता है, दूसरा ये भारत को ग्रीन ग्रोथ की तरफ ले जाता है, क्योंकि कल की दुनिया डिजिटाइजेशन की दुनिया होगी, टेक्नोलॉजी की दुनिया होगी और ग्रीन ग्रोथ की दुनिया होगी। इन सब चीज़ों में भारत को आगे ले जाता है। दूसरी चीज़ ये भारत को कैपिटल एक्सपेंडिचर और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ले जाता है, क्योंकि देखिए 33% ग्रोथ और 3 साल लगातार ग्रोथ और 10 लाख करोड़ का खर्चा, तो इसका मतलब है कि आप पूरा नया भारत बना रहे हैं एक तरह से। और इसलिए रेल हो, एक्सप्रेसवे हो, हाईवेज हो, नई सिटीज़ हो, आप कंप्लीटली नया इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लिए बना रहे हैं। तो भारत का एक नया रूप देता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे विचार से, कि ये बड़ा फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट रहा है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड एरा में आपका जो फिस्कल डेफिसिट है 6.4 से उसको 5.9 लाता है, पर कहता है लॉन्ग टर्म में 4.5 पर ले जाएगा। और उसकी वजह से आपका देखिएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट का कैपिटल, फ्रेश कैपिटल नहीं रेज करेगा तो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो क्रेडिट रेज कर पाएगा। और चौथी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बजट कंजम्पशन को बहुत ज़ोरों से पुश देगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में आपने बहुत कटौती की है। और वो एक आम व्यक्ति जब उसके हाथ में 20-25 हज़ार रुपए आएंगे, और ये डायरेक्ट टैक्स जो बेनिफिट है न केवल मिडिल क्लास पर हर क्लास के लिए किया गया है, तो उसकी वजह से कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की बढ़ेगी, जो बहुत आवश्यक थी। और कंजम्पशन स्टोरी की वजह से आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर का, तब आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा प्राइवेट सेक्टर के, और जब फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। तो प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो खास करके एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज कोविड के कारण, और कुछ लोग बोलते हैं कि उसके पहले से ही एमएसएमईज में एक थोड़ी की तरफ से डिक्लाइन जैसा दिख रहा था कई कारणों से, तो क्या ये बजट, जिसे हम बोल रहे हैं कि अमृतकाल की शुरुआत का बजट है, क्या ये बजट एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करेगा? नहीं, एमएसएमई को तो बहुत महत्वपूर्ण इसमें रिकमेंडेशंस इस बजट में रही हैं और बड़ा मेजर फोकस रहा है। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो आप स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एमएसएमई के लिए कहते हैं कि आप क्रेडिट इन्हांसमेंट करेंगे उनके लिए, एक तो वो चीज़ है। दूसरी आप कहते हैं कि नई स्किल्स लाएंगे प्रधानमंत्री कौशल योजना के थ्रू, ये इंडस्ट्री 4.0 के लिए आप ट्रेनिंग देंगे, तो आप दूसरा ये थ्रस्ट दे रहे हैं। तीसरा आप कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में जब डिजिटाइजेशन होगा, पैन को सब लोग उपयोग कर पाएंगे हर चीज़ के लिए, तो डिजिटाइजेशन को थ्रस्ट कर रहे हैं। चौथा आप जो कह रहे हैं कि क्रेडिट एनहांसमेंट स्कीम को वो बढ़ाया जाएगा, तो उससे एमएसएमई को और क्रेडिट मिल पाएगा। और पांचवा, जब पूरी ग्रोथ इकोनॉमी में होगी, तो जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एमएसएमई भी बढ़ेगा। तो अभी तक हम ये मान रहे थे कि पैन का यूज अब हर जगह हो रहा है, लेकिन ये जो थोड़ा सा हमें भी समझने में थोड़ी सी सहूलियत होगी कि ये जो पैन का जो उन्होंने बोला है, तो पैन का यूज क्या मतलब कैसे बढ़े? पैन तो अभी तक हर जगह यूज कर ही रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, जब डिजिटाइजेशन होता है तो आपको हर जगह कोई डिजिटल प्रोसेस के लिए आप यूज करते हैं गवर्नमेंट में हर जगह, तो अगर एक कॉमन डिजिटल आइडेंटिफायर होना चाहिए हर जगह गवर्नमेंट की स्कीम में, वो इन्होंने कहा है कि पैन को वो लिंक कर देंगे, जिससे कि पैन हर जगह कोई नई आइडेंटिटी बनाने की आवश्यकता ना हो, सिर्फ पैन से भी काम चल जाए। माने आप कल कहते हैं कि मैं कृषि क्षेत्र में डिजिटाइजेशन, आपको क्या नई एग्रीकल्चरल आइडेंटिटी मिले? हाँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। कल आप कहिएगा कि मुझे हेल्थ आइडेंटिटी बनाने के लिए एक नई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी,
तीसरा आप कहिएगा कि अगर एजुकेशन के लिए एक आइडेंटिटी बनानी पड़े तो ये सब सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में आप एक पैन को अपना आइडेंटिफायर बना पाएंगे और इसलिए उस प्रोसेस से आपको बहुत सेविंग होगी और आप टेक्नोलॉजिकली लीपफ्रॉग कर पाएंगे। लेकिन आधार एक आइडेंटिफायर है और पैन एक आइडेंटिफायर है, तो मतलब आधार के बिना अगर सिर्फ पैन आपके पास है तो उससे भी काम चल जाए। जी जी, तो इससे फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा ये हो रहा है कि आप डिजिटाइजेशन जब एक्सपैंड कर रहे हैं अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस इकोनॉमी, हर चीज में, जी, तो पैन आपका टैक्स के लिए तो उपयोग करते हैं, तो जो भी टैक्स के लिए यूज करता है वो पैन भी यूज करता है। अच्छा सर, आप G20 के शेरपा हैं, G20 में आप लगातार बैठ के कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं आप मीटिंग में हैं। ये जो बजट है, इस बजट का आपके G20 एम्बिशन पे किस तरीके से असर पड़ेगा, इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे आप, या आपका जो उद्देश्य है भारत का दूत G20 में, कैसे इसको करेंगे? नहीं, देखिए दुनिया में बड़ी चुनौतियां चल रही हैं जी। आपका यूरोप में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, कोविड की वजह से बहुत लोग 200 मिलियन लोग 20 करोड़ लोग गरीबी में आ गए हैं, 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर की क्राइसिस है। इस सब के बीच में बहुत ज़रूरी है कि भारत लगातार ग्रोथ करता चला जाए। ये 10वीं रैंक से 5वीं रैंक पर आया है ग्रोथ में, और लार्ज इकोनॉमी, और ये 3री रैंक पर आएगा 2030 तक। तो इसलिए आवश्यक है कि लगातार हम रिफॉर्म्स करते जाएं, हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इकोनॉमी बनते चले जाएं, और हम लगातार टेक्नोलॉजी को उपयोग करें, हम लगातार ग्रीन ग्रोथ करें। और दुनिया जब बदल रही है, यही भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, और ये बजट उसकी फाउंडेशन लेकर रहा है कि आप लगातार दुनिया में चैलेंजेस हैं नई टेक्नोलॉजी के, ग्रीन ग्रोथ के, आप हर सेक्टर में आप प्रोग्रेस कैसे करिएगा, हर सेक्टर में ग्रोथ कैसे करिएगा, दुनिया में जो भी क्राइसिस है उसमें कैसे आप आगे बढ़ते रहिएगा, वो ये बजट एक रास्ता देता है। तो ये जो आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कही, एक ग्रीन इंसेंटिव की बात निर्मला जी ने कही है, तो वो जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज भी ग्रीन G20 का एक बड़ा मुद्दा है जिसमें कि हम भी चैंपियन कर रहे हैं, तो उसमें ये जो ग्रीन के बारे में जो भी बजट में है उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, आवश्यक है ये समझना कि 2026 के बाद आप यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं कर पाइएगा जब तक आप ग्रीन प्रोडक्ट्स ना बनाइए। ओके। और आगे चल के दुनिया में हर जगह ग्रीन नॉर्म्स आ जाएंगे जी। तो आप स्टील आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाइएगा, फर्टिलाइजर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हमें क्या करना है, रिन्यूएबल्स तो बनाने हैं, पर रिन्यूएबल्स बनाकर आप बिजली तो आपकी 20% है एनर्जी की, आपको अपने रिफाइनरी को, आपके अपने स्टील को, आपको अपने फर्टिलाइजर को, आपको अपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को, सबको ग्रीन करना है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम लिए गए हैं इस बजट में, और वो तभी हो पाएगा जब आप ग्रीन हाइड्रोजन बना पाइएगा, और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, और जब आप $1 पर उसको बना पाइएगा तब आप दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर बन जाइएगा। और उसको ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आपको बैटरी स्टोरेज चाहिए या पंप स्टोरेज चाहिए, दोनों को इनकरेज किया गया है इस बजट, और 35,000 करोड़ रखे गए हैं एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं ग्रीन ग्रोथ के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंच अमृत की बात की थी ग्लासगो में कि नेट जीरो पर हम पहुंचेंगे 2070, तो जिस तरह से कदम लिए गए हैं, हम रिन्यूएबल में 9 साल पहले हमने NDC टारगेट अचीव कर लिए थे, इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम न केवल 2070 तक बल्कि उसके पहले हम नंबर 1 कंट्री बन के निकलेंगे ग्रीन ग्रोथ पे। तो कंपनीज के लिए तो बात समझ में आती है, लेकिन ग्रीन जो उन्होंने इंसेंटिव की बात की उसमें इंडिविजुअल्स को भी देने की बात की, ग्रीन इंसेंटिव, तो इंडिविजुअल वो लाइफ काम करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी, कि ये देश अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। आप बिजली अपने घर पे ऑन करके चले जाते हैं, आप पानी का टैप ऑन करके चले जाते हैं, अमेरिका में सब जगह बिजली चलती रहती है, तो बिहेवियर चेंज चाहिए और कई नए कदम लेने पड़ेंगे, नए तरह के शहर बनाने पड़ेंगे जिसमें साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, और उसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम हो। तो ये सब कदम लिए गए हैं कि ग्रीन ग्रोथ हो पाए अर्बनाइजेशन में,
और आगे चल के हम सारी चीज़ों में ग्रीन ग्रोथ एक नई फिलॉसफी ले आते हैं। तो इसी को माना जाए कि इंडिविजुअल्स को भी इंसेंटिव मिलेगा, बिल्कुल, इंडिविजुअल्स का बिहेवियरल चेंज पर इंसेंटिव। अच्छा, बिहेवियरल चेंज पे मिलेगा, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो क्या उस पे एप्लीकेबल? अभी तो फेम स्कीम चल रही है जी। फेम स्कीम में तो इंसेंटिव मिलता है इंडिविजुअल को जब वो 2 व्हीलर लेता है या 3 व्हीलर लेता है। जी जी जी। सर एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने कही, वीमेन के लिए वीमेन का बॉन्ड लाएंगे और जो कि 2 साल के लिए होगा और 7.5% उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो ये इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? आप सीनियर सिटीजन्स को भी बढ़ा रहे हैं तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको? तो कैश आपका बैंक में चला जाके फंस जाएगा। नहीं, इसलिए कहा कि क्योंकि कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेंडिंग की आवश्यकता होती है। जो लेंडिंग है वो हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे है। अगर आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन की मदद करना चाहते हैं तो क्रेडिट फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो विमेन बॉन्ड से उनको क्रेडिट मिल पाएगा और वो लोग अपनी बिजनेस को अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और बढ़ा पाएंगे। इसीलिए पार्शियल विड्रॉल का भी उसमें रखा, पार्शियल विड्रॉल का। सर ये कोविड-19 से हम निकले हैं, अभी हेल्थ सेक्टर बहुत डिमांड था और पूरे दुनिया में हमने हेल्थ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी किया वैक्सीन के रूप में, लेकिन अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर घर का, अपने देश का, उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में ये बजट कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बजट देखिए ये डेवलपमेंटल बजट है जी। हेल्थ पर फोकस है, एजुकेशन पर फोकस है, कृषि पर फोकस है, पर ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बजट है। आउटले प्रोवाइड किया गया है। कोविड में हमने बड़ी सक्सेस की है, डिजिटल हेल्थ मिशन में हम आगे जा रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से, तो बजट बड़ा प्रोग्रेसिव है हेल्थ पे भी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 3 साल लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है और आउटलेस प्रोवाइड किए गए हैं। और अब आप रेलवे में देखिए 2.4 लाख करोड़ 2013-14 से कंपेयर किया मैंने, ये 9 गुना ज़्यादा है। 9 गुना ज़्यादा आउटले प्रोवाइड किया गया 2013-14 से। तो मतलब आगे चल के एक सेक्टर जो आपको 1.5% और ग्रोथ आपकी बढ़ा सकता है वो है रेलवेज। रेलवेज को पूरा आउटले दिया गया है और रोड्स को, एक्सप्रेसवेज को, 50 नए एयरपोर्ट्स। तो देश में 50 नए एयरपोर्ट्स का मतलब कनेक्टिविटी, उसके साथ गति शक्ति प्रोग्राम, उसके साथ यूनिफाइड यूलिप अपना लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्राइव करेंगे। तो अभी जो पहले जो हम लोग अभी जब गवर्नमेंट में सीधे थे उस समय भी रेल बजट एक बड़ा एक्साइटमेंट होता था, रेल बजट आया, किराए बढ़े। तो अब तो उस तरह का एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली पूरा अप्रोच है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बल्कि अच्छा है कि एक ही बजट है देश में और ये बजट रेलवेज की भी एडिशनल आउटले प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रेलवे को दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। सर एक मंदी पे हम लगातार, जो आर्थिक मंदी है दुनिया में, रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर कोविड का इम्पैक्ट हो, उस मंदी से हम खुद भी निकलें और जो अपने मित्र देश हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ उसको भी मदद करें, उसके हिसाब से ये बजट आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बजट देखिए बड़ा प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है, ट्रांसफॉर्मेशनल बजट जिसको कहते हैं। और ये बजट नए भारत का बजट है। नए दुनिया के लिए है कि नहीं? ये देखिए, दुनिया तो भारत बदलेगा अगर हम ग्रो करते रहें। जैसे IMF ने कहा कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, ब्राइट स्पॉट है बजट ने कहा। तो हमें अपनी ग्रोथ को और एक्सेलरेट करना पड़ेगा क्योंकि हम दुनिया को आगे ले चले। तो और ये बजट वो एक्सेलरेटर की तरह प्रोवाइड करेगा। MEA का बजट भी बढ़ा है, डिफेंस का भी बजट बढ़ा है, इसके क्या संकेत हैं? नहीं, संकेत अच्छे हैं कि डिफेंस में हम आत्मनिर्भर भारत बने, ये अच्छा है क्योंकि हम लोग के एक्सपोर्ट्स बढ़े डिफेंस में, हम इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट बने डिफेंस में, तो ये तो अच्छा है। और MEA का बजट बढ़ा मतलब G20 भी उसमें शामिल होगा, G20 शामिल होगा। तो सर एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से G20 में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इंडोनेशिया में भी थे और फिर अभी सितंबर में होगा हमारा G20, उस हिसाब से अगर देखें तो निर्मला जी का क्या संदेश है
आपका जो ऑडियंस ग्रुप है G20 का? नहीं, मेरे विचार से तो ये बजट बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर जाता है कि भारत एक रिफॉर्मिस्ट देश है, एक प्रोग्रेसिव देश है, एक लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में विश्वास रखता है, को इलेक्शन अगले साल है पर पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है, और ऐसा बजट है जो कि अपने मिडिल क्लास को और अपने सारे वर्गों को ज़्यादा कंजम्पशन की तरफ पुश कर रहा है। इससे अच्छा तो बजट हो नहीं सकता मेरे विचार से। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ कांत जी। थैंक यू सो मच सर, टॉकिंग टू संदेश टीवी। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।